भाई विशाल की शादी में खुशी से झूमते बिहान के पांव थम से गए जब उसकी निगाह भाभी के साथ आती लड़की पर पड़ी। आसपास से बेखबर निशा का पूरा ध्यान अपनी दुल्हन बनी दीदी संध्या पर ही था। उसे संभालते हुए स्टेज तक ले आई। पीले रंग का लहंगा उसके पीत रंग में जैसे घुल मिल सा गया था। उसके बाद शादी के सारे कार्यक्रम खुशी खुशी निपटे। निशा परछाई की भांति दीदी के साथ थी। उसे हर पल जब तक दीदी है उसके साथ ही रहना था। उसके सोच का केंद्र बिंदु निशा पर ही सिमट गया था। बिहान को तो जैसे होश ही नहीं था। मंत्रमुग्ध सा वो भी बस हर पल भाई के साथ ही था। बिहान ने भाई से पूछा तो पता चला वो उसकी भाभी की छोटी बहन है। बिहान बीए द्वितीय वर्ष का छात्र था। उसका कॉलेज भी भाई के ससुराल से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। विशाल जल निगम में इंजीनियर था। भाभी के अधिकारी पिताजी विभूति जी ने उसके ग्रामीण मध्यम वर्गीय परिवार में बेटी देना सिर्फ विशाल की मलाईदार ओहदे को देखकर स्वीकार किया था। विभूति जी और विशाल के परिवार के रहन सहन में ज़मीन आसमान का अंतर था। विभूति जी के घर में जहाँ सब कुछ हाई सोसाइटी का था, वहीं विशाल का घर ग्रामीण परिवेश का था जहाँ सुविधाएं नगण्य थीं। पर वो जानते थे कि लड़का अच्छे ओहदे पर है, सब कुछ कर लेगा। वो दे तो खुद भी बहुत कुछ सकते थे, पर उन्हें अपने पद के अनुरूप अफसर दामाद चाहिए था। लड़की वालों की लंबी कतार में सोच से ज़्यादा दहेज विशाल के पिताजी को देकर प्रथम स्थान बना लिया। इतना ज़्यादा दहेज दिया कि विशाल का परिवार कृतज्ञ हो गया। विभूति बाबू ने अपने शहर में ही विशाल का ट्रांसफ़र करवा लिया। उसे एक छोटा मगर सुविधायुक्त बंगला भी दे दिया। वो खुश थे कि एक बेटी का घर उनकी इच्छा अनुसार बस गया। बिहान जो हॉस्टल में रहता था अक्सर अब भाई के घर आने लगा। भाभी का स्वभाव तो अच्छा था, पर वो ज़्यादा खुल के उनके साथ रह नहीं पाता था। दूसरे विभूति जी बातों बातों में ही उसे समझा चुके थे कि उसका हॉस्टल में ही रहना उपयुक्त है। अलबत्ता विशाल चाहता था कि जब घर है तो उसे हॉस्टल में रहने की क्या ज़रूरत है। बिहान वैसे तो शायद ना भी जाता भाई के घर, पर निशा का सम्मोहन उसे खींच लाता। दीदी की लाडली होने की वजह से वो अक्सर आती रहती। निशा का कॉलेज तो अलग था, पर सब्जेक्ट और ईयर एक ही था। बिहान कुशाग्र बुद्धि था। दोनों साल उसके अच्छे नंबर आए थे। निशा ने बिहान से उसके नोट्स मांगे तो बिना खुद की परवाह किए उसे भी पढ़ना है उसने निशा को दे दिया। बिहान से पहले तो वो दूर ही रहती थी, पर कुछ समय बाद बिहान का जिंदा दिल स्वभाव उसे भी आकृष्ट करने लगा। बिहान तो पहले से ही फिदा था उस पर। बिहान गाता बहुत अच्छा था। जब भी निशा को देखकर गाता, चांद सी महबूबा हो मेरी कब, निशा मुस्करा देती, साथ ही छेड़ती, मैं चांद सी नहीं हूँ ना, जाओ चांद सी ही ढूंढ लो, बनावटी नाराज़गी जताती निशा। तुरंत ही बिहान माफ़ी मांगने लगता, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो ये कह रहा था तुम बिल्कुल मेरी साकार कल्पना हो। विभूति जी आज़ाद ख्याल के थे। वो अपनी दोनों बेटियों को अपने बेटों से कम नहीं समझते थे। जैसे उनके बेटे कहीं भी आने जाने को आज़ाद थे, वैसे ही बेटियों पर भी कोई पाबंदी नहीं थी। दीदी के घर के अलावा वो बाहर भी मिलने लगे, कभी कंपनी गार्डन में तो कभी गंगा घाटों पर हाथ में हाथ डाले घंटों घूमते। निशा और बिहान को पूरा यकीन था कि दोनों के घरों में इस रिश्ते की मंजूरी मिल जाएगी। बिहान की माँ तो कई बार कह भी चुकी थी कि दोनों बहुएं एक ही घर की रहेंगी तो आपस में तालमेल अच्छा रहेगा। विभूति जी इन सब से अनभिज्ञ थे। उनकी रुचि बस अपनी साहिबी में ही थी। घर और बच्चों की देखरेख उन्होंने पत्नी कमला पर सौंप खुद को इन सबसे अलग ही रखा था। निशा और बिहान हर दिन हर पल साथ रहना चाहते थे। निशा तो अपनी पढ़ाई घर लौटने के बाद देर रात तक जाग कर लेती, पर बिहान लापरवाह होता जा रहा था अपनी पढ़ाई के प्रति। समय बीतता जा रहा था। फाइनल ईयर की परीक्षाएं सर पर आ गईं। बिहान ने अपने सारे नोट्स निशा को दे दिए थे। निशा को वापस करने से मना कर दिया कि मैंने ही तो बनाया है, दूसरा बना लूँगा। पर आजकल करते करते समय बीत गया। परीक्षाएं सर पर आ गईं, पर उसके नोट्स नहीं तैयार हो पाए। निशा से वापस मांगकर वो खुद को छोटा नहीं साबित करना चाहता था। परिणाम स्वरूप वो इतना घबरा गया कि जल्दीबाजी में नोट्स बनाने में कई गलतियां कर गया। परीक्षाएं शुरू हो गईं। बिहान का पहला पेपर खराब हो गया।
इस तनाव में वो जब दूसरे पेपर की तैयारी करने बैठा तो मन एकाग्र न कर सका। दिल में एक घबराहट सी थी कि दूसरा पेपर भी खराब ही होगा। किसी तरह मन को एकाग्र किया और दूसरा पेपर दिया। राम राम करके परीक्षाएं खत्म हुईं, पर उसका मन बुझ गया था। यह उदासी ज़्यादा समय नहीं रह पाई। जैसे ही भाई के घर निशा से मुलाकात हुई, उसने कहा कि उसके पेपर बहुत अच्छे हुए हैं और श्रेय जाता है बिहान के नोट्स को, तो उसकी सारी उदासी उड़न छू हो गई। निशा की खुशी में ही वो अपनी खुशी समझने लगा। निशा के पेपर अच्छे होने की खुशी में वो अपने पेपर खराब होने का गम भूल गया। 2 महीने बाद रिजल्ट आया। जैसा कि उम्मीद भी थी, किसी तरह लुढ़कते लुढ़कते बचा था बिहान। 3rd डिवीज़न में पास हुआ था, पर निशा के अच्छे नंबर आए थे। वो 1st डिवीज़न में पास हुई थी। बिहान को अपने कम नंबर का अफसोस ज़रूर था, पर निशा के अच्छे नंबर से बहुत खुश था। शाम को जब विशाल अपनी ड्यूटी से घर आया तो बिहान निशा के साथ मिलकर पार्टी की तैयारी कर रहा था। विशाल को तो अंदाज़ा भी नहीं था कि बिहान बड़ी मुश्किल से पास हुआ है। वो ये सोच रहा था कि निशा और बिहान दोनों ही अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं। वो भी हाथ मुंह धोकर पार्टी में शामिल हो गया, परंतु जब विशाल ने दोनों के मार्क्स पूछे तो बिहान ने झिझकते हुए अपने नंबर बताए। विशाल को बहुत ठेस पहुंची। बिहान के नंबर जानकर विशाल ने दुखी होते हुए कहा, क्या कमी की मैंने और पापा ने तुझे पढ़ाने में, जो तू बस ले देकर पास हुआ है? क्या तुझे नहीं पता कि हम लोग कैसे परिवेश से आते हैं? माँ और पिताजी ने कितना त्याग कर मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है, पर तू तो जैसे सब कुछ भूल गया। मैंने कड़ी मेहनत की है, तब आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं, और तू इस तरह पढ़ाई कर रहा है, उस पर ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इतना कहकर विशाल वहाँ से उठकर अंदर चला गया। भाई की नाराज़गी का असर कुछ देर ही हुआ बिहान पर। तत्पश्चात वो पुनः सामान्य हो गया। रिजल्ट के बाद निशा ने तो वहीं यूनिवर्सिटी में एमए में एडमिशन ले लिया, पर बिहान कॉलेज दर कॉलेज भटकता रहा। इतने कम नंबर पर दाखिला मिलना बेहद मुश्किल था। नतीजन उसे प्राइवेट ही एडमिशन करवाना पड़ा। विशाल इतना ज़्यादा नाराज़ था कि बात तो कर लेता था बिहान से, पर पैसे देने बंद कर दिए। उसका मानना था कि जब पैसे का महत्व समझेगा तभी सही रास्ते पर आएगा। अब जब पढ़ाई खत्म हो गई तो हॉस्टल भी छोड़ना पड़ा। वो विशाल के घर ही रहने लगा। संध्या भाभी तो उसे पूरा प्यार सम्मान देती, पर विशाल उससे सीधे मुंह बात नहीं करता। पर हर बात उसे मंजूर थी, बस उसे निशा का साथ चाहिए था। पहले वर्ष के साथ ही विभूति जी ने निशा के लिए वर देखना शुरू कर दिया। रुतबे का असर था कि 2 महीने में ही अच्छे पद पर कार्यरत लड़के से शादी तय हो गई। निशा व्याकुल सी दीदी के घर पहुंची। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी उसकी शादी पक्की हो जाएगी। दीदी के सामने बिहान से बात करना संभव नहीं था इस मुद्दे पर। वो बोली, दीदी मुझे कुछ किताबें लानी है, मैं बिहान के साथ जा रही हूँ। संध्या वैसे भी कहीं जाने आने से नहीं रोकती थी, अब तो विवाह तय हो गया था तो कैसे रोकती। बोली, ठीक है, जा, जल्दी आ जाना। निशा और बिहान दोनों चल दिए बाहर की ओर। निशा का उतरा हुआ चेहरा देखकर बिहान व्याकुल हो रहा था वजह जानने के लिए। उसे अंदाज़ा हो गया था कि कोई ना कोई बात ज़रूर है। बिहान ने बाइक का रुख गंगा घाट की ओर कर दिया। दोनों को वहाँ बहुत सुकून मिलता था। निशा जब भी परेशान होती थी यहीं आती थी। बाइक घाट के नज़दीक खड़ा कर जैसे ही बिहान खड़ा हुआ, निशा ने पीछे से उसके कंधे को पकड़ लिया। कातर शब्दों में बोली, बिहान मुझे बचा लो, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। मैं नहीं जी पाऊँगी तुमसे दूर होके। रोते हुए अपना सर कंधे से टिका दिया। क्या हुआ निशा, क्यों तुम मुझसे दूर होगी? पूरी बात तो बताओ, मैं सब ठीक कर दूँगा, बिहान बोला। निशा रोते हुए बोली, पापा ने मेरी शादी तय कर दी है, अगले ही महीने है। क्या दीदी ने तुम्हें नहीं बताया? बिहान ने ना में सिर हिलाया, बोला, मुझे कुछ मालूम नहीं, भाभी ने मुझसे कुछ नहीं बताया। पलटकर बिहान ने निशा के आंसू अपने हाथों से पोंछे और बोला, तुम परेशान मत हो, मेरे जिंदा रहते तुमसे कोई शादी नहीं कर सकता। मैं भाभी से और तुम्हारे पापा से कल ही बात करूँगा। बिहान के शब्दों से निशा के बेचैन मन को बड़ी राहत मिली। बिहान का हाथ पकड़े वो गंगा तट की ओर बढ़ गई।
घाट पर बैठकर बियान के कंधे पर सर टिका लिया। पानी में पैर डाले घंटों बैठे रहे दोनों। आज किसी को भी घर जाने की जल्दी नहीं थी। निशा को जुदा होने का ख्याल ही बेचैन किए दे रहा था। वो इस पल को आत्मसात कर लेना चाहती थी। शाम गहराने लगी तो बिहान निशा का हाथ पकड़े उठ खड़ा हुआ। निशा को उसके घर पहुंचाकर वादा किया कि कल मैं अंकल से बात करने आऊँगा। बिहान घर आया। उसने भले ही निशा को दिलासा दिया था, पर अंदर से वो भी बहुत घबरा रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी निशा की शादी तय हो जाएगी। उसने सोचा था कि 2-3 साल में वो भी मेहनत कर भाई की तरह किसी अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाएगा तो गर्व से निशा का हाथ पापा से मांगने को बोलेगा। पर इस समय वो पापा या भैया से कोई भी उम्मीद नहीं रख सकता था। उम्मीद की एक किरण भाभी के रूप में दिखी। वो घर आया तो संध्या किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। वो पास में सोफे पर बैठ गया। संध्या ने अच्छा फिर बाद में बात करती हूँ कहकर फ़ोन रख दिया। बिहान संध्या के पास आकर बैठ गया। बिना लाग लपेट के बोला, भाभी निशा की शादी तय हो गई, आपने बताया भी नहीं। संध्या को बिहान और निशा की भावनाओं का अंदाज बखूबी था। वो भी चाहती थी कि उसकी बहन ही उसकी देवरानी बने। पापा शायद बिहान से पीछा छुड़ाने के लिए ही इतनी जल्दी निशा की शादी तय कर बैठे थे। उसके पापा जितना विशाल को पसंद करते थे उतनी हिकारत भरी दृष्टि से बिहान को देखते थे। वो जानती थी कि उसके मना करने पर भी बिहान पापा से बात करेगा। वो नहीं चाहती थी कि वो कोई आश्वासन बिहान को दे जिससे जब पापा उसे जलील करें तो कम तकलीफ़ हो। भाभी जानती थी कि पापा का अहंकारी स्वभाव इस मासूम का दिल चकनाचूर करेगा तो शायद ही कभी जुड़े। वो इस बात को बखूबी जानती थी। अपने मन में चलते इन सब ख्यालों से बाहर निकलकर बोली, इसमें बताने वाली कौन सी बात थी? मुझे लगा तुम्हें पता होगा। आंखों में आंसू भरकर बोला, भाभी मैं निशा से प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं जी सकता। आप प्लीज़ मेरी मदद करो। संध्या ने उसे बहलाते हुए कहा, आप चिंता न करो देवर जी, मैं निशा से भी सुंदर देवरानी लाऊंगी, कहकर बिहान के गाल थपथपाए। बिहान बोला, नहीं भाभी, मैं निशा से ही शादी करूंगा। आप अंकल जी से बात करके ये शादी रुकवा दो, वो आपकी बात नहीं टालेंगे। नहीं बिहान, मैं पापा के हट को अच्छी से जानती हूँ। एक बार वो कोई फैसला ले लें तो फिर किसी के कहे नहीं रुकते। वो मेरी भी नहीं सुनेंगे। बेहतर होगा तुम भी इस बात को यहीं ख़त्म करो। इतना कहकर बड़ी कोशिश से अपने चेहरे पर कठोरता के भाव लेकर अंदर चली गई। बड़ी ही कसमकस में रात बीती। विशाल और संध्या से किसी भी तरह का सहयोग न मिलने से बिहान टूट सा गया था, पर अपने निश्चय पर अडिग था। कोई साथ दे ना दे, वो कल निशा के पापा से बात करने ज़रूर जाएगा। बिना किसी को बताए बिहान नहा धोकर तैयार होकर निशा के घर पहुंच गया। सभी नाश्ता करके बैठे ही थे। बिहान ने विभूति जी के पाँव छुए। बिना आंखों से न्यूज़पेपर हटाए ठीक है कहा। निशा की माँ ने बैठने को कहा और नौकर से चाय नाश्ता लेने को कहा। विभूति जी का रुख भांपते हुए बिहान ने थोड़ा नाश्ता किया। अब बस चुपचाप बैठा था। बीच बीच में निशा की माँ कुछ कुछ उससे पूछ रही थी, जिसका जवाब वो बड़े ही अदब से दे रहा था। अपनी ओर से बेखबर देख बिहान ने गला साफ किया और बोला, अंकल जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। चौंक कर विभूति जी ने पेपर बगल में रख दिया और बोले, हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? बिहान के स्वर उसका साथ छोड़ रहे थे। हिम्मत कर बोला, अंकल मैं और निशा एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। आने वाले तूफान के अंदेशे से निशा की माँ काँप उठी। विभूति जी का अनुमान सही साबित हुआ। वो करते हुए बोले, अच्छा तो अब इतना ऊपर की सोचने लगे हो? माना संध्या की शादी तुम्हारे घर में कर दी क्योंकि विशाल योग्य था, तो क्या तुम हमारी बराबरी में खुद को समझने लगे? तुम हो क्या कभी सोचा है? बीए तो फेल होते होते बचे, ख्वाब निशा के देखते हो। अपने समाज में निशा का मैं क्या परिचय करवाऊँगा? मेरा दामाद बीए 3rd डिवीज़न है, सागर होने वाला पति सेल्स टैक्स ऑफिसर है। तुम्हारी औकात उसके जूते के बराबर भी नहीं है। और रही बात निशा की, वो मेरी ही बात मानेगी। निशा की बात पे वो ज़ोर से चिंघाड़ कर बोले, निशा ओ निशा,
तू अपने पापा के खिलाफ जाएगी? मेरी आज़ादियों का यही सिला देगी? मेरी लाश देखनी हो तो ही मेरे खिलाफ जाना, कहकर चिल्लाने से बढ़ाए ब्लड प्रेशर से पसीने पसीने होकर हाँफने लगे। अचानक बदले माहौल ने सारे अरमानों पर तुषारपात कर दिया। निशा पापा की खातिर अपनी कुर्बानी देने को तैयार हो गई। बीपी बढ़ने पर हार्ट अटैक के लिए डॉक्टर आगाह कर चुके थे। विहान, मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती, चले जाओ यहाँ से। तुम्हें मेरी कसम, कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, रोती हुई निशा बोली और अंदर भाग गई। विहान ठगा सा देखता रह गया, थके कदमों से उठा और बाहर निकल आया। घर आकर बिना किसी से कुछ कहे अपना कुछ ज़रूरी सामान लिया और अनजानी राह में चल पड़ा। इतनी बेइज्जती सिर्फ उसके अधिकारी न होने से हुई थी। उसका स्वभाव, चरित्र, प्यार की कोई कीमत नहीं थी। उसने तय कर लिया कि चाहे जो कुछ भी करना पड़े वो सागर से ऊंची पोस्ट पर अवश्य हासिल करेगा। इसी सोच में उसने सीधा दिल्ली का रुख किया। वहाँ उसका एक बहुत अच्छा मित्र अभय रहता था। वो भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उसी के पास विहान पहुँचा। अभय ने प्रेम से विहान को अपने साथ रखा। उसकी सारी कहानी सुन समझाते हुए बोला, दोस्त, जब तक ज़िंदगी में कोई मुकाम हासिल ना कर लो, समाज में कोई इज्जत नहीं होती। तुम खुद को साबित करो और सागर से बड़े अधिकारी बनो। इस प्रयास में तुम्हें मेरा हर प्रकार का सहयोग रहेगा। इसके पश्चात विहान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। चोट खाने के बाद वो बस दिन रात पढ़ाई में लगा रहता। जैसा कि सदा ही होता है, परिश्रम का फल मीठा होता है। पहले प्रयास में विहान का चयन तहसीलदार के पद पर हुआ, परंतु वो सागर से ऊंची पोस्ट चाहता था। दूसरी बार फिर दिल लगाकर प्रयास किया। विहान को इस बार आश्चर्यजनक रूप से उसे न सिर्फ भारतीय प्रशासनिक सेवा में सफलता मिली, बल्कि उसकी रैंक भी आई। चारों तरफ से बधाइयाँ आने लगीं। जब से घर छोड़ा था, उसकी सुध न घरवालों ने ली थी, न उसने अपनी कोई खबर दी थी। वो उसकी हालत से इतने नाराज़ थे। विशाल ने जब न्यूज़पेपर में पढ़ा तो उसका नंबर कहीं से पता कर उसे फ़ोन किया। सब कुछ भूलकर घर आने को कहा, पर विहान ने सीधा मना तो नहीं किया, पर देखता हूँ कहकर बात टाल दी। विशाल और विभूति जी ने तो कुछ भी कहा हो माँ पिताजी से, उन्होंने भी उसे ज़िंदगी से निकाल दिया था। विहान तय करता है माँ पिताजी से वो ज़रूर मिलने जाएगा, क्योंकि वो उन्हीं की वजह से है, पर और किसी से भी वास्ता नहीं रखेगा। अब अभय का परिवार ही उसका परिवार था। जब वो कुछ भी नहीं था, तब जिन लोगों ने उसे सर आँखों पर बिठाया था, वही उसका सच्चा परिवार था। समय ने करवट लिया। 2 वर्ष पश्चात एक ही शहर में वो डीएम बनकर गया और सागर भी सेल्स टैक्स अफसर बनकर आया। ससुर की सीख से वो भी बिना मोटे चढ़ावे के कोई काम नहीं करता। एक पत्रकार ने स्टिंग ऑपरेशन कर उसे घूस लेते रंगे हाथों पकड़वा दिया। पूरा करियर ही खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। विभूति जी ने पता किया तो डीएम अपने स्तर से सागर को क्लीन चिट दिला सकता था। मिलने आए तो विहान के नाम का बोर्ड देखकर उनका जो अपमान किया था याद आ गया। बोलते पांव लौट आए। अब किसी तरह निशा को उसके होने वाले बच्चे का वास्ता देकर तैयार किया कि अब बस वो ही विहान से सागर के लिए क्षमा याचना कर सकती है। निशा के हर कदम 100-100 किलो के हो रहे थे। जो अन्याय उसने और उसके परिवार ने किया था, उसके बाद उसने तय किया था कि जीवन भर वो विहान के सामने नहीं आएगी। विहान का क्या कसूर था उससे निस्वार्थ प्यार करना? इन्हीं विचारों में गुम वो विहान के ऑफिस पहुंच गई। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई कि कहीं सबके सामने ही विहान उसका अपमान ना कर दे। वो एकांत का इंतज़ार करती, सर टिकाकर आंखें बंद कर बैठी रही। तभी विहान बाहर जाने को निकला। अचानक निशा पर निगाह पड़ते ही वह ठिठक गया। निशा की इस अवस्था और तनाव ने जैसे उसकी सारी खूबसूरती को छीन लिया था। वो निशा को अंदर केबिन में ले जाने के लिए 2 कदम आगे बढ़ा। जैसे ही करीब पहुंचा, उसे ध्यान आया, नहीं नहीं, ये मेरी निशा नहीं है, ये तो किसी और की हो चुकी है। इतना ख्याल आते ही उसने बढ़ते कदम रोक लिए और वापस जाने लगा। तभी निशा ने चौंक कर देखा और बिहान बिहान पुकारती हुई उसके पीछे भागी।
बिहान ठिठक कर रुका। उसे अपने असिस्टेंट के केबिन में लाने का इशारा कर खुद भी केबिन में लौट आया। अंदर आकर निशा ने झिझकते झिझकते सारी बात बताई। अपने उस समय के फैसले के लिए भी माफ़ी मांगी, पर बिहान ने कहा कि वो ये सब भूलकर बहुत आगे बढ़ चुका है। अब बिहान दो राहे पर खड़ा था। एक तरफ कर्तव्य था तो दूसरी तरफ निशा का मायूस चेहरा, जिसकी चमक वापस लाना उसके हाथ में था। असमंजस में बिहान कुछ नहीं बोल पा रहा था। एक झटके में मना करता तो निशा यही समझती कि वो बदला ले रहा है। निशा को उसकी पसंद की कॉफ़ी पिलाया, फिर उसका फ़ोन नंबर ले लिया और बोला, देखता हूँ क्या हो सकता है। निशा को सहारा दे बाहर तक लाकर उसकी गाड़ी में बिठा दिया। उदासी की चादर ओढ़े निशा उसकी ओर देखती चली गई। बिहान इतना परेशान हो गया कि अपने सारे काम छोड़ बंगले पर आ गया। नौकर से कहकर कि कोई डिस्टर्ब ना करे, अपना रूम बंद कर निडाल सा बिस्तर पर पड़ गया। पसोपेश में शाम के बाद रात हो गई। बार बार आंखों के आगे निशा का दोनों रूप आ जाता, एक खुशी से चहकता, दूसरा आंसू भरी आंखों वाला उदास चेहरा। वो उसकी मुस्कान वापस लौटा सकता था। एक निर्णय कर लिया कि वो निशा की मदद करेगा, परंतु फिर उसे उन गरीब असहाय लोगों का ख्याल आया जिनका हक सागर ने मारा था। बिहान सोचता है कि क्या पता आज कोई सज़ा न मिलने पर सागर कोई दूसरा घोटाला नहीं करेगा। क्या हर बार वो अन्याय का साथ देगा? नहीं नहीं, उसने ये शपथ एकेडमी में नहीं ली थी। उसने सदा ही न्याय करने की कसम खाई थी, तो आज पहले ही पायदान से वो गलत का साथ कैसे दे सकता है। सुबह की किरणों के साथ उसका मन भी सच्चाई के प्रकाश से रोशन हो रहा था। मोबाइल उठाकर निशा का नंबर मिलाकर पूछा, हेलो निशा, कैसी हो? निशा ने ठीक हूँ कहा। पुनः बिहान बोला, निशा प्लीज़, तुम मेरे निर्णय को मेरा बदला मत समझना। मैंने गरीबों की मदद और भ्रष्टाचार खत्म करने की शपथ ली है, उसे कैसे तोड़ सकता हूँ? सागर माना इस बार बच जाता है तो क्या गारंटी वो फिर से गलती नहीं करेगा। जो भी उचित कार्रवाई हो उसे होने दो। इसके अलावा जो भी मदद तुम्हें चाहिए तुम मुझे बेझिझक बोल सकती हो, मैं ज़रूर करूँगा। इतना कहकर बिहान ने फ़ोन रख दिया।